राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एस्क्यूलस हिपोकैस्टेनम। कल की वीडियो में हमने गाइडिंग सिम्टम्स तक कवर किया था, इंट्रोडक्शन से लेकर गाइडिंग सिम्टम्स और माइंड ऑफ द एस्क्यूलस पेशेंट। आज हम करेंगे पर्टिकुलर्स, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सारे कल के पॉइंट्स को हमने जो भी कल किया था उसको एक क्विकली सिंपल रिवीजन कर लेते हैं। सो एस्क्यूलस हिपोकैस्टेनम कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट, ब्रूअर है डॉक्टर कूली और फैमिली है सेपेंडिएस्टिए। इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि हेल्ड राइट्स ऑफ एस्क्यूलस अ veritable polycrest having a wide range of action, but like some other polycrest, it has a central point of action from which radiates a series of reflex symptoms. The central point of action is the liver and portal system, and 9 out of 10 symptoms are due to this action. It is one of the greatest hemorrhoidal remedies. तो इंट्रोडक्शन में से जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये है कि ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जिसकी वाइड रेंज ऑफ एक्शन है, लेकिन इस पे इसकी जो भी वाइड रेंज ऑफ एक्शन है उसमें एक सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन है, और वो सेंटर पॉइंट ऑफ एक्शन है लिवर एंड पोर्टल सिस्टम। सो 10 में से 9 सिम्टम्स हैं वो इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ या फिर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और ये एक ग्रेट हेमोरॉइडल रेमेडी है। क्लिनिकल कंडीशंस में ये यूज़ होती हैं फॉर बैक एक, कॉन्स्टिपेशन, कोराइजा, हेमरॉइड्स, लिवर अफेक्शंस, यूट्राइन अफेक्शंस। अब देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। Sphere of action, it appears to have a marked influence on the venous, especially portal system and lumbosacral articulation. Mucous membrane of mouth, throat, rectum also comes under the domain of the remedy. इसकी जो मार्क्ड इन्फ्लुएंस है स्फीयर ऑफ एक्शन की वो वीनस सिस्टम पे है, और उसमें भी स्पेसिफिकली पोर्टल सिस्टम पे, और साथ ही साथ जो लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन है उस पर इसकी मार्क्ड इन्फ्लुएंस यानी कि मार्क्ड इफेक्ट या फिर मेन एक्शन आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्पेसिफिकली माउथ, थ्रोट और रेक्टम की, वो भी इसके इन्फ्लुएंस के अंदर में आती है। जो पैथोजेनेसिस है उसमें प्रोड्यूस होता है सबसे पहले डिस्टॉर्टेड लीवर, यानी कि लीवर के जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एंगोजमेंट होता है और हेमरोइडल वेन्स प्रोड्यूस होती है, और कंजेशंस की वजह से वेन्स में सेंसेशन होता है, फुलनेस का, ड्राइनेस का, हीट का और पेन का। ये सारे सेंसेशंस ड्यू टू कंजेशन ऑफ वेन्स प्रोड्यूस होते हैं। It produced many symptoms of distorted liver, resulting engorgement and hemorrhoidal veins. Due to the congestion of vein, sense of fullness, dryness, heat, and pains are produced. Constitution: it is suitable to person having hemorrhoidal tendency and suffer with gastric bilus and catarrhal troubles. It is a antisoric remedy. तो ये है वो ऐसे पर्सन पे सूट करती है ज़्यादातर जिसकी हेमरॉइडल टेंडेंसी है, और साथ ही साथ जो पर्सन्स गैस्ट्रिक टेंडेंसी से या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स, बाइलस ट्रबल्स या फिर कैटरल ट्रबल्स से सफ़र करते हैं साथ ही साथ। और ये एक मार्क्ड एंटीसोरिक रेमेडी है, यानी कि जो इसका मियाज़म है वो है सोरा। अब बात है गाइडिंग सिम्टम्स की, जिसमें फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम इज सीवियर डल बैक एक एंड लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन मोर और लेस कांस्टेंट अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स इज द ग्रेटेस्ट कॉन्कमिटेंट सिम्टम। तो जो सीवियर डल बैक होता है, साथ ही साथ लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन में इसकी प्रॉब्लम, यानी कि लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सीवियर डल बैक आपको देखने को मिलता है। मोर और लेस जो कांस्टेंट है अफेक्शन टू सैक्रम एंड हिप रीजन, ये इस रेमेडी का ग्रेटेस्ट कॉन्कमिटेंट सिम्टम है, यानी कि ये आपको एज ए कॉन्कमिटेंट ज़्यादातर चीज़ों के साथ देखने को मिलेगा या फिर ज़्यादातर सिम्टम्स के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ देखने को मिलेगा। दूसरा है सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स सच एज हार्ट, लंग्स, स्टमक, एनस एंड पेल्विस रीजन एक्सेट्रा। पाइल्स है, पर्पलिश है, पेनफुल है, बर्निंग है, ब्लाइंड है, जो रेयरली ब्लीड करते हैं। Stools followed by fullness of rectum and intense pain in anus for hours. Frequent inclination to swallow with burning, pricking, stinging sensation and dry constricting fauces. So ये बात हुई symptoms की. And yes, the last symptom is thin, watery, burning coryza with characteristic rawness and sensitiveness to cold air. Seventh is back gives out during pregnancy, prolapse and leukorrhea. अब बात करते हैं माइंड की। माइंड ऑफ द एस्क्यूलस पेशेंट्स आर एज अ रियल डिस्पोनेंट, मतलब यहाँ वहाँ पर एक टोटल लूज ऑफ होप होता है कि अब उसको रिकवरी मिलेगी। इसके लिए जो होप होती है कि हाँ ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, तो वो होप कंप्लीटली मतलब खो देते हैं, डिस्पोनेंट हो जाता है, ग्लूमी, और उसकी वजह से वो सैड रहते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं।
दे लूज टेम्पर ईजीली एंड गेन कंट्रोल स्लोली। वो अपना टेम्पर है वो ईजीली लूज कर देते हैं और उस पर कंट्रोल गेन करने के लिए उनको वक्त लगता है। एंड आर ऑल्सो मिजरेबली क्रोस, मतलब उनका मूड खराब है, उनका टेम्पर मतलब बहुत जल्दी इससे बिगड़ जाता है और वो बहुत खुश नहीं है, होप लूज कर चुके हैं। इसकी वजह से वो बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं किसी पर भी और कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी। जो ऐसा बोल सकते हैं इसको, मतलब नॉट कन्फर्म कि ऐसा ही कहेंगे, लेकिन आप ऐसा एज एन एग्जाम्पल सोच सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बुढ़िया सठिया गई है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वो कुछ भी बोल रही है, उसकी बात का बुरा मत मानना, काइंड ऑफ दैट थिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स की तरफ। पर्टिकुलर्स में है सबसे पहले तो नोज़। नोज़ में हमने देखा है इसका जो इसका जो गाइडिंग सिम्टम था उसमें कि नोज़ में आपको क्या देखा, थिन वाटरी बर्निंग कोराइजा विद कैरेक्टरिस्टिक रॉनेस एंड सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर। यहाँ पर क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई है, स्वॉलन है, ड्राई है और स्वॉलन है। इंस्पायर्ड एयर फिल्स कोल्ड एंड नेजल पैसेज आर सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। तो जो इंस्पायर्ड एयर मतलब आप जो सांस लेते हो ऐसे, तो जो ये फीलिंग है वहाँ पर आपको नोज़ में कोल्डनेस फील होगी। नेजल पैसेज है वो सेंसिटिव फील होंगे कोल्ड एयर से। स्नीजिंग फॉलोड बाय सीवियर कोराइजम, और वहाँ पर बहुत छींकें आएंगी आपको और वो छींकों के बाद एक सीवियर कोराइजम मतलब पानी निकले ही जा रहा है नाक से। एंड थिन वाटरी बर्निंग डिस्चार्ज, और थिन वाटरी बर्निंग डिस्चार्ज होगा वहाँ से। एंड सेंसेशन ऑफ रोनेस, और रोनेस यानी कि सोअर पेनफुल कंडीशंस कि आप थोड़ा सा भी रब करोगे आपको बहुत जलन होगी अंदर की तरफ, ऐसी वाली कंडीशन। मोडालिटी में है एग्रावेशन बाय कोल्ड एयर एंड खास करके आफ्टर वॉशिंग, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड चीज़ों से इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो वॉश करने से अगर उसको नाक में ऐसी फीलिंग हो रही है कि इंस्पायर्ड एयर इज कोल्ड, तो पानी भी तो कोल्ड फील होगा क्योंकि नेजल पैसेजेस आर सेंसिटिव। सो आफ्टर वॉशिंग और कोल्ड एयर इसका एग्रावेशन है। म्यूकस मेम्ब्रेन इज ड्राई, swollen, inspired air feels cold, and nasal passage are sensitive to cold air. Sneezing followed by severe coryza with thin watery burning discharge and sensation of rawness. Modality में है aggravation from cold air and after washing. अब जो दूसरा पर्टिकुलर है वो है थ्रोट। अ मेडिसिन फॉर फॉलिक्यूलर फेरिंजाइटिस। फॉलिक्यूलर फेरिंजाइटिस यानी कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हॉर्सनेस, आपका गला है वो बैठ जाता है, आपकी आवाज़ है वो थोड़ी ऐसे बैठी बैठी सी लगती है, खराश लगती है आपको गले में। ब्रीदी और हार्श वॉइस, वहाँ पर आपको ऐसी वॉइस मैंने जैसे कि बोला थोड़ी बैठ जाती है, हार्श वॉइस। अलोंग विद सोर थ्रोट एंड पेन, साथ ही साथ आपको गले में पेन होगा और सोर थ्रोट होगा, मतलब कुछ भी खाने से या फिर पीने से आपको वहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम हो, बर्निंग हो। तो यहाँ पर तो ये हमने देखा कि फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस होती क्या है, लेकिन यहाँ पर जो सिम्टम्स एस्क्यूलस हिपोकैस्टेनम के हैं वो दिए गए हैं। वेर फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस वेर ड्राइनेस, roughness, rawness and sensitiveness to inspired air are characteristic symptoms। मतलब follicular pharyngitis में हमने देखी कंडीशन कि hoarseness होती है, breathing है और hoarse है, वो थोड़ी voice है वो harsh हो जाती है और साथ ही साथ sore throat होता है। यहाँ पर क्या दिया है, ड्राइनेस है, रफनेस है, रोनेस है, सेंसिटिवनेस है टू इंस्पायर्ड एयर आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हुए, ड्राइनेस, रफनेस, रोनेस और सेंसिटिवनेस टू इंस्पायर्ड एयर। देर आर ऑल्सो वायोलेंट बर्निंग लाइक फायर ऑन स्वेलोइंग, मतलब इतनी ज़्यादा बर्निंग होगी, वायोलेंट बर्निंग। जब आप कुछ भी स्वेलो करोगे तो एकदम वायलेंट बर्निंग होगी, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होगा क्योंकि आप कुछ स्वेलो ही नहीं कर पा रहे हो। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो विद बर्निंग, ब्रेकिंग, स्टिंगिंग सेंसेशन एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉल्सेस, जो हमने गाइडिंग सिम्टम्स में देखा वही है। पेशेंट हॉक्स मीन्स मतलब निकलना, कि पेशेंट अब जो उसका एक्सपेक्टोरेशन होगा वो कैसा होगा, रोपी म्यूकस ऑफ स्वीटिस टेस्ट। तो पेशेंट हॉक्स रोपी म्यूकस ऑफ स्वीटिस टेस्ट। तो it is a medicine for follicular pharyngitis where dryness, roughness, rawness, sensitiveness to inspired air are characteristic symptoms. This is also violent burning like fire on swallowing, frequent inclinations to swallow with burning, breaking, stinging and dry constricted fauces. Patient hogs ropey mucus of sweetest test. अब है बैक एक।
तो क्या है बेक में? सबसे पहले तो लोकेशन है लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन और सेंसेशन है एक कांस्टेंट हैवीनेस लैमनेस, मतलब वहाँ पर कुछ हैवी सा है और ऐसा लैम फीलिंग है बेक की, वो कांस्टेंट रहेगी। तो लोकेशन है एस्क्यूलस हिपोकैस्टिनम हैज स्पेशल एफिनिटी फॉर लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, सीवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन विच इज मोर और लेस कांस्टेंट, देयर इज सेंसेशन ऑफ हैवी एंड लैमनेस इन द बैक। लोकेशन कौन सा है? इसकी अफिनिटी है मेनली लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन पे, तो जो बेकेक का लोकेशन है वो भी लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन पे होगा। एक डल बेकेक होगा, एक माइल्ड बेकेक होगा अलोंग द डे, जो मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा। देयर इज सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लैमनेस इन द बेक, मतलब एक हैवीनेस और एक लैमनेस वाला सेंसेशन है वो बेक में फील होगा, जिसका एग्रावेशन है बाय मोशन, मतलब चलने से दिक्कत होगी। वॉकिंग मोशन मतलब कोई भी टाइप का मोशन, आप बैठे बैठे भी ऐसे कुछ काम कर रहे हो मोशन है, या फिर स्टूपिंग, उससे प्रॉब्लम होगी, चलने से वॉकिंग से प्रॉब्लम होगी, तो ये इसकी मोडालिटी इस कंडीशंस में एग्रावेशन होगी। साथ ही साथ बैकएक एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन के साथ बैकएक है या फिर पाइल्स है, प्रोलेप्सिस यूट्राई है या फिर ल्यूकोरिया है, तो ये वाली कंडीशंस हैं। उसमें अगर आपको बैकएक मिले तो इट इज़ अ कॉन्कोमिटेंट, तो ये बैकएक है वो कॉन्कोमिटेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा विद कॉन्स्टिपेशन, विद पाइल्स, विद प्रोलेप्सिस ऑफ यूट्रस और ल्यूकोरिया। तो यू कैन थिंक ऑफ एस्क्यूलस। तो एस्क्यूलस में क्या है? लोकेशन इज special affinity for lumbosacral articulation, several dull backache in lumbosacral articulation which is more or less constant. There is sensation of heaviness and lameness in the back. Modality है aggravation, motion, walking, stooping, concomitant back एक associated with constipation, piles, prolapses, utri, leukorrhea, etc. अब है हमारे rectal symptoms। तो रेक्टल सिम्टम्स में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल्स हैं कॉन्स्टिपेशन के बाद वो है लार्ज, ड्राई, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम, मतलब स्टूल के बाद उसको फिर भी फुलनेस ऑफ रेक्टम वाली फीलिंग आएगी। इंटेंस पेन, यानी बहुत ज़्यादा पेन होगा एनस में फॉर आवर्स। देयर इज़ ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है रेक्टम की, और हीट यानी वो पार्ट थोड़ा हॉट फील होगा रेक्टम में और ड्राइनेस होगी। कॉन्स्टिपेशन विद सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक, और कॉन्स्टिपेशन है अलॉन्ग विद सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक। हेमरॉइड्स ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग। हेमरॉइड्स आर ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग, पर्पलिश एंड रेयरली ब्लीडिंग, जो हमने कॉन्कोमिटेंट में देखा वही है। रेक्टम सोर विथ फुलनेस, मतलब सोर है, फुलनेस वाला सेंसेशन है, बर्निंग है, ईचिंग है रेक्टम में, ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम विद सेंसेशन एज इफ रेक्टम इज फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, ऐसा लगता है कि रेक्टम है वो फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स है, मतलब बंच ऑफ स्मॉल स्टिक्स है वो रेक्टम में है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। क्योंकि ड्राइनेस है, सोरनेस है, फुलनेस है, तो ऐसा लगेगा कि स्टिक्स को किसी ने वहाँ पर स्मॉल छोटी छोटी स्टिक्स भर के रखे, तो ड्राइनेस एंड फुलनेस ऑफ द स्मॉल स्टिक्स। एंड नाइफ लाइक पेन शूट्स अप इन द रेक्टम, कि किसी ने वहाँ पर चाकू घोंप के मारा हो, ऐसा वाला पेन वहाँ पर फील होता है। नाइफ लाइक पेन शूट्स अप द रेक्टम, तो हेमरॉइड्स वाली कंडीशन में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दिस इज़ अ मार्क्ड सिम्टम स्टिक्स वाला, कि हो सकता है वन लाइनर में MCQ में ऐसी कुछ बात पूछी जाए तो याद रखना है। तो रिलेशन सिमिलर टू एलोस, कॉलीसोनिया, इग्नीशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका, सल्फर इन हेमरॉइड्स वाली कंडीशन में ये इन रेमेडीज के साथ सिमिलर है। आफ्टर कॉलिनसोनिया हैज़ इम्प्रूव पाइल्स, एस्क्यूलस ऑफन क्यूर्स, मतलब अगर कॉलिनसोनिया देने से पाइल्स इम्प्रूव हुए हैं तो एस्क्यूलस से कंप्लीट क्योर मिल सकता है। यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैज़ इम्प्रूव, नक्स वोमिका और सल्फर के से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलती है, तो बट फेल टू क्योर पाइल्स, लेकिन पाइल्स को क्योर नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशंस में यू कैन यूज़ और यू कैन थिंक ऑफ एस्क्यूलस कैस्टिनम। सो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर्स को ख़त्म किया, यहाँ पर ये रेमेडी भी ख़त्म होती है। हम इसको अब क्विक रिविजन के रूप में एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इनके साथ डिस्कस करेंगे, और वो आप अपनी बुक में भी लिख सकते हो जहाँ जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस video will be helpful for all of you. Thanks for watching till now. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।